हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव में भूतिया जनजाति के लोग रहते थे। यहाँ की ठंडी हवाएं और घने जंगल देखने में बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता था। गांव के बुजुर्ग एक पुरानी परंपरा और रहस्यमय शक्तियों के बारे में बात करते थे। उनका मानना था कि इन पहाड़ियों में कुछ ऐसी शक्तियां छिपी हैं जिन्हें आम इंसान नहीं देख सकता। लोग कहते हैं कि ये सदियों पहले कुछ तांत्रिकों ने यहाँ अपनी साधना की थी। उन्होंने प्रकृति की नकारात्मक ऊर्जा को वश में कर लिया था। उसी शक्तियों को स्थानीय भाषा में भूत या काला जादू कहा जाता है। गांव के लोग इस शक्ति से बहुत डरते थे। वह रात के समय अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करते थे। रोहित की उत्सुकता। रोहित शहर में रहने वाला एक नौजवान लड़का था। वह पुरानी कहानियों और रहस्यमय पर शोध कर रहा था। जब उसे भूत या काले जादू के बारे में सुना तो उसने खुद इस गांव में जाने का फैसला किया। रोहित स्वभाव में बहुत निडर था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्तों ने उसे जहाँ जाने से बहुत रोका था, लेकिन रोहित ने किसी की बात नहीं मानी। वह अपने साथ एक कैमरा और एक डायरी लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग बाहरी लोगों को देखकर संकोच कर रहे थे। रोहित ने एक बूढ़े व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, जिसका नाम था तेनजिंग। तेनजिंग ने रोहित की आंखों में उत्सुकता देखी और उसे चेतावनी भी दी कि वो इस रहस्य से दूर ही रहे। पुरानी हवेली का रहस्य। तेनजिंग की चेतावनी के बावजूद रोहित ने गांव में छोर पर स्थित एक पुरानी हवेली की ओर रुख किया। यह हवेली सालों से बंद पड़ी थी और उसके चारों तरफ अजीब से पेड़ पौधे उगे हुए थे। गांव वाले मानते थे कि यह हवेली काले जादू का मुख्य केंद्र थी। रोहित शाम के समय इस हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली की भारी लकड़ के दरवाजे को छुआ तो उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। रोहित ने अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें ली और अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी। यह आकृतियां किसी पुरानी लिपि में थी, जिन्हें समझना आम इंसान के लिए नामुमकिन था। अजीब घटनाएं और साया। हवेली के अंदर चलते हुए रोहित को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे किसी के चलने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह सब उसका वहम है, लेकिन तभी उसकी डायरी में अचानक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। हवेली में एक कोने में एक पुराना दिया जल रहा था, जबकि वहाँ कोई माचिस या आग का साधन भी नहीं था। रोहित ने इस दिए के पास जाकर देखा तो वहाँ एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जो किसी जड़ी बूटी जैसी थी। अचानक हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रोहित ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और दीवारों पर बनी आकृतियां चमकने लगीं। तांत्रिक का मुखौटा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी, जिस पर लकड़ी से एक भयानक मुखौटा रखा हुआ था। इस मुखौटे पर लाल और काले रंग से अजीब से निशान बने थे। रोहित को लगा कि इस मुखौटे ने उसकी तरफ खींच रहा है। उसने जैसे ही मुखौटे को हाथ में लगाया तो दिमाग में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुरानी भाषा में कुछ कह रहा है। रोहित को समझ में आ गया था कि वह किसी और शक्ति को जगा दिया है। उसे शांत रहना ही बेहतर था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हवेली के कोने में से एक परछाई निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह परछाई किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक धुएं में गुबार जैसी थी, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। दहशत की रात। रोहित पूरी तरह से डर चुका था। उसका विज्ञान और तर्क उसको भरोसा उठने लगा था। वह ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी।
वह धुएं का साया उसके पास आ गया। रोहित को महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुक गई हैं और उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने भूतिया जादू को सिर्फ एक अंधविश्वास समझा था, लेकिन आज वह मौत के बिल्कुल करीब खड़ा था। तभी अचानक हवेली की एक खिड़की का शीशा टूट गया और बाहर की ठंडी हवा अंदर आई। रोहित ने हिम्मत जुटाई और उस खिड़की की तरफ भागा। गांव वालों की मदद। रोहित खिड़की से बाहर कूद गया और पत्थर पर जा गिरा। उसके हाथ पैरों में चोटें आईं, लेकिन वह बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागने लगा। रात के अंधेरे में वह रास्ता भटक गया, लेकिन तभी उसे दूर कुछ मशालें जलती हुई दिखाई दी। तेनजिंग और कुछ गांव वालों ने उसे ढूंढते हुए वहां आ गए थे। रोहित को बदहवास हालत में देखकर तेनजिंग समझ गया था कि क्या हुआ है। उन्होंने रोहित को पानी पिलाया और उसके घर ले गए। तेनजिंग ने रोहित के गले में से एक पवित्र धागा बांधा और कुछ मंत्र भी पढ़े। तब जाकर रोहित की सांस में सांस आई। उस रात रोहित सो नहीं सका और बार बार वही भयानक मुखौटा, लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। भाग 2 मुक्ति का मार्ग। काले जादू का असर। अगली सुबह रोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका शरीर बुखार पर तप रहा था और उसके चेहरे पर काले रंग के निशान उभर आए थे। तेनजिंग ने कहा कि यह भूतिया काला जादू का असर है। अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया गया तो रोहित की जान भी जा सकती है। गांव के लोग रोहित को दूर रहने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि वह साया पूरे गांव को अपनी चपेट में ना ले ले। तेनजिंग ने बताया कि इस काले जादू को काटने का केवल एक ही तरीका है। उन्हें पहाड़ों के सबसे ऊंचे हिस्से पर रहने वाले एक बूढ़े आदमी के पास जाना होगा, जो इस विद्या को काट जानते हैं। कठिन यात्रा की शुरुआत। रोहित की हालत बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तेनजिंग और रोहित ने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। पहाड़ों का रास्ता बहुत ही संकरा और खतरनाक था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहे थे, हवा कम होती जा रही थी। रोहित को ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पैरों को पीछे की ओर खींच रही है। रास्ते में उन्हें कई अजीब आवाज़ें भी सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो या फिर हंस रहा हो। तेनजिंग लगातार अपने हाथों को प्रथम चक्कर को घुमा रहे थे और मंत्रों का जाप कर रहे थे। उन्होंने रोहित को कहा था कि वह अपनी आंखें बंद कर रखें और केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। लामा की कुटिया। दोपहर होते होते वह पहाड़ों की चोटियों पर बने एक छोटे से मठ में पहुंचे। वहां एक सफ़ेद दाढ़ी वाले लामा ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों में से एक अजीब सी शांति और चमक थी। जैसे ही तेनजिंग और रोहित वहां पहुंचे, लामा ने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने रोहित को देखते ही कहा कि तुमने इस शक्ति को छुआ है जिसे सदियों से बांध कर रखा गया था। तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया है। रोहित ने रोते हुए लांबा से माफ़ी मांगी और अपनी जान बचाने की भीख मांगी। लांबा ने गहरी सांस ली और कहा कि वह काम बहुत कठिन है, क्योंकि वह शक्ति अब रोहित की आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रही है। अनुष्ठान की तैयारी। लांबा ने कुटिया के बीच में से एक बड़ा घेरा बनाया। उन्होंने इसमें से कई तरह की जड़ियाँ बूटियाँ और रंगीन चावल और दिए रखे। रोहित को इस घेरे के बीच बैठने के लिए कहा गया। लांबा ने अपने हाथ में से एक पीतल का बर्तन लिया और उसमें पवित्र पानी था। उन्होंने तेनजिंग को निर्देश दिया कि वह कुटिया के दरवाजे पर खड़े रहे और किसी भी बाहरी आवाज़ पर ध्यान न दे। शाम ढलते ही अनुष्ठान शुरू हो गया। लांबा ने उच्च स्वर में मंत्रों का पाठ करना शुरू कर दिया। मंत्रों की आवाज़ में पूरी कुटिया गूंजने लगी। अचानक कुटिया के अंदर की हवा बहुत तेज हो गई और दिए की लौ फड़फड़ाने लगी, लेकिन वह बुझा नहीं। अंतिम टकराव। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ रही थी, तो रोहित का शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठने लगा। उसके मुंह में से एक अजीब सी आवाज़ निकलने लगी थी, जो उसकी नहीं थी। यह आवाज़ बहुत ही भारी और डरावनी थी। वह शक्ति लांबा को धमकी दे रही थी कि वह रोहित को छोड़कर नहीं जाएगी। लांबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी शक्ति से एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने पवित्र पानी रोहित के चेहरे पर छिड़का। पानी गिरते ही रोहित के शरीर में से काले रंग का धुआं बाहर निकलने लगा,
वह धुआं कुटिया की छत से टकराकर छटपटाने लगा। कुटिया के बर्तन अपने आप हिलने लगे और दीवारों पर दबाव महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य युद्ध चल रहा हो। शांति की सुबह। यह टकराव लगभग 2 घंटे तक चला। लांबा के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। अंत में एक तेज रोशनी चमकी और वह काले धुएं का साया एक चीख के साथ गायब हो गया। कुटिया में अचानक पूरी तरह से शांति छा गई। रोहित बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब अगली सुबह रोहित की आंखें खुली तो सूर्य की किरणों के सीधे उसके माथे पर पड़ गई। उसका बुखार उतर चुका था और उसके चेहरे से काले निशान गायब हो चुके थे। वह खुद को बहुत ही हल्का और तरोताज़ा महसूस कर रहा था। लांबा ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। सीख और विदाई। रोहित ने लांबा और तेनजिंग के पैर छुए और उनका धन्यवाद किया। लांबा ने रोहित को कहा कि इस दुनिया में विज्ञान के अलावा भी बहुत कुछ है। कुछ शक्तियाँ इंसान की समझ से परे होती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। रोहित को अपनी गलती की बड़ी सीख मिल चुकी थी। उसने अपनी डायरी और कैमरा वहीं छोड़ दिया और तय किया कि वह अब कभी भी ऐसी रहस्यमयी ताकतों का पीछा नहीं भागेगा। वह गांव वापस आ गया और अपना सामान समेटा और शहर के लिए रवाना हो गया। अब पहाड़ों की हवाएं उसे डरावनी नहीं बल्कि शांत लग रही थी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।